इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने दावा किया है कि उसने ही इजरायली दूतावास के सामने धमाका करवाया है। इजरायली दूतावास के सामने हुए ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए के कुछ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। एनआईए से पहले आज सुबह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी इजरायली दूतावास के पास घटनास्थल पहुंचे थे। जांच एजेंसियों ने कोल्ड ड्रिंक कैन के टूटे हुए टुकड़े और बॉल बेयरिंग्स घटनास्थल से इकट्ठा किए। इन टुकड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। प्राथमिकता के आधार पर यह पता चला है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया गया। धमाके में ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। दूतावास के बाहर एक लिफाफा बरामद हुआ जिसमें एक चिट्ठी मिली थी। यह चिट्ठी इजरायल के राजदूत के नाम से है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। 23 जनवरी को आईबी ने जेरूसलम के यहूदियों पर भारत के हमले का अलर्ट जारी किया था। इजरायली एजेंसियों के अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर छापा मारा जहां ईरानी संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। धमाके का ईरानी कनेक्शन आने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने एफआरआरओ से ईरानी लोगों की सूची मांगी है। उन ईरानी लोगों के नाम और डिटेल पूछे गए हैं जो कि पिछले 1 महीने में ईरान और दूसरे मध्य पूर्व देशों से दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके में मिले एक और सीसीटीवी फुटेज में एक कैब दिखाई पड़ा। कैब से 2 लोगों को उस जगह पर उतारा गया था जहां पर यह धमाका हुआ। संदिग्धों को पहचानने के लिए कैब ड्राइवर से मदद ली जा रही है। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर एक बड़ी जानकारी भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक पेरिस में भी इजरायली एम्बेसी में धमाके की साजिश थी। 48 घंटे पहले पेरिस में इजरायली एम्बेसी के डिफेंस अटैच की गाड़ी के नीचे भी आईडी पाया गया था, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हो पाया था। इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। सभी शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाके और अहम जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग और खान मार्केट में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। मुंबई में इजरायली काउंसलेट ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम साथ ही स्पेशल टीम तैनात की गई है। मुंबई पुलिस की टीम भी बिल्डिंग में आने जाने वालों को आई कार्ड देखने के बाद ही एंट्री दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया। भारत में मौजूद इजरायल के राजनयिक ने भी कहा, हमें भारत की जांच पर पूरा भरोसा है। इजरायली राजनयिक डॉक्टर रॉन मल्का बोले, भारत इजरायल के संबंधों पर धमाके की वजह से कोई असर नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने कहा, बातचीत का रास्ता खुला है, किसानों से एक कॉल दूर हैं हम। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार कृषि संबंधित कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने आज प्रदर्शन किया। दिल्ली के शहीद पार्क में प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों ने कहा, पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कई पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। करीब 300 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने किसानों का प्रदर्शन खत्म करने की मांग भी की। वो ऊपर गए थे, उनको बाहर निकाल रहे थे, झंडा वंडा जब चेंज करा उसको निकाल रहे थे, निकालते टाइम उस टाइम हो गया थे। हमारी डीसीपी मैडम थी वहाँ पे और हमारे एसीपी साहब थे वहीं पे, जिन्होंने हमें उनको बहुत समझाने की कोशिश की। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद को आने वाली NH-24 की सड़कें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सिंघू में भारी सुरक्षा तैनात है। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने किसानों का विरोध किया था। स्थानीय लोग किसानों को हटाने की लगातार मांग कर रहे थे। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद इधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ा दी गई है। पश्चिमी यूपी के किसानों का जत्था लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं।
हाँ, जब पकड़ी कोई उछालने की कोशिश करी थी। पग तो बांधते हैं ना, पग तो हाँ, पग तो बनती है। आगे क्या रुख है सर? हम ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बात करेंगे जो हमारे। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर के अलावा हरियाणा के 17 जिलों में भी इंटरनेट सेवा बाधित है। लोग केवल वॉइस कॉल ही कर पा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर सरकार अराजकता फैलाना चाहती है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसान सद्भावना दिवस मना रहे हैं। किसानों ने दिन भर का उपवास रखा है। किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है। शाम 5 बजे तक किसान उपवास पर रहेंगे। किसान कानूनों के खिलाफ पटना में आरजेडी ने ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जताया। तेजस्वी यादव ने कहा, यह महागठबंधन की ताकत है। लेफ्ट, कांग्रेस और आरएलडी ने मानव श्रृंखला बनाई। हम किसानों के साथ है, ये कहा गया। देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को लगातार बदनाम करने की साजिश सरकार और बीजेपी द्वारा की जा रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राजघाट पर पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प भी अर्पित किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी राजघाट पहुंचे। आज देश बापू की 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली यूपी में शीतलहर जारी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। दूसरी ओर कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। श्रीनगर में पारा 2 डिग्री नीचे लुढ़ककर 0 से 7.7 डिग्री नीचे पहुंचा। कनाडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जारी की नई गाइडलाइन। ये गाइडलाइन दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए लागू होगी। इसके तहत एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को कोरोना का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। देश में पिछले 24 घंटे में 13,083 नए कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में 137 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कुल मामले बढ़कर 1,07,33,000 हो गए हैं। अब तक कुल 1,54,147 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या और घट गई है। अब 1,69,000 एक्टिव केस हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। आईसीएमआर के मुताबिक 29 जनवरी तक कोरोना के 19,58,00,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। कल एक दिन में 7 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। भारत ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में अब तक 44 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कल एक दिन में 5,71,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। यूपी के संभल में युवक ने शराब के नशे में पत्नी पर पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगा दी, मारने की कोशिश की। आग में मां के साथ मासूम बच्ची भी झुलस गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। डैनियल पॉल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश पर अमेरिका भड़क उठा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। कहा, न्याय नहीं मिला तो हम सजा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पहले ही बातचीत में विरोध दर्ज करवाया है। उमर शेख पर सख्ती दिखाई है। उमर शेख की रिहाई पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, न्याय का मजाक बनाया गया। उमर शेख ब्रिटिश मूल का अलकायदा आतंकवादी है, जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पॉल को 2002 में कराची से किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। काफी लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पठान के साथ वापसी कर रहे हैं किंग खान। केजीएफ चैप्टर 1 से मशहूर हुए रॉकी भाई यश ने इस साल की मच अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म 16 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ से मेगास्टार चिरंजीवी की आचार्य 13 मई को रिलीज होगी। रामचरण के बाद के साथ पहली बार पर्दे पर दिखेंगे चिरंजीवी। चिरंजीवी के बेटे हैं रामचरण। फिल्म में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और एक्टर सोनू सूद भी नजर आएंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अनूठी पहल की है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा खाना। एनडीएमसी ने इस पहल को गार्बेज कैफे का नाम दिया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का असर हुआ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद 5% यूजर्स ने ऐप डिलीट कर दिया। वहीं 22% लोगों ने कम यूज किया।